सभी को नमस्कार। अभी ऐश्वर्या मैम ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है इसमें पहली स्पीकर इस सेशन के लिए एटलीस्ट मैं रहूँगी। तो मैं तो ये सोचकर आई थी कि ऐश्वर्या जी इतनी अच्छी लॉयर हैं तो वो इस टॉपिक को बड़े आराम से कवर कर लेंगी और उसके बाद मुझे सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि ऐश्वर्या मैम ने जो कहा है मैं उसको इन टोटो जो है अडॉप्ट करती हूँ और मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास एटलीस्ट कोई नोट्स वगैरह, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत चीज़ें या बहुत फैक्ट्स की बातें बताने वाली हूँ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपने पेन और पेपर अपने हाथ में उठाए हुए हैं तो जब ऐश्वर्या मैम बोलेंगी तो आप उनको तभी तकलीफ दीजिएगा, जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सोचा है कि आज तथ्यों की बात ना करें, फैक्ट्स की बात ना करें, भावों की बात करें। अब सबसे पहले बात तो ये नज़र आती है, बात ये सामने आती है कि अगर हम भावों की बात करेंगे तो आखिर समस्याओं का हल कैसे करेंगे। पर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप भावों की बात करेंगे तो समस्याएं होंगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने भावों को सुला देते हैं तब समस्याओं का जन्म होता है। ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया गया है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात अगर भारत भूमि पर की जाती है तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हमें करने की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। अगर आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तरफ 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप सभी यंग एज के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा खुद का भाव ऐसा आ रहा है, वो गाना मुझे याद आ रहा है, आ लेकर चलूँ मैं चल के तुझे एक ऐसे गगन के तले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे उनको संस्कृति, भारतीय संस्कृति की तरफ जैसे लेकर जाना है। लगभग उसी भाव से मैं आपके साथ बात करूँगी। जेंडर इक्वालिटी की जब बात भारत भूमि पर होने लगती है तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि आपने भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या प्रोविज़न किए हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं महिलाओं के लिए ऐसे कोई प्रोविज़न तो नहीं कर पाया हूँ जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति में उनके लिए था। आखिर वैदिक सभ्यता और संस्कृति में ऐसा क्या था हमारे लिए जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको जस्टिस दीपक मिश्रा ने अभी जिस जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ एंड इज़ वेरी मॉन्यूमेंटल इन इट्स अफेक्ट। जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता भी ये कहते हैं कि मैं वैदिक सभ्यता और संस्कृति जैसा आपके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं ध्यान आता है हमें ऋग्वेद का वो श्लोक जिसमें कहा गया यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आजकल हमारी जो संतति है, हमारे जो यंग ब्रिगेड है, मैं कहूँगी ब्रिगेड इसलिए क्योंकि उनके अंदर जोश और पार बहुत ज़्यादा होती है, वो इन सब चीज़ों पर अब कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद ये कागजी बातें हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोलकर उसके बाद आप अगले ही डाटाज ये निकालते हैं कि 85% विमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आप ऐसे डाटाज निकालते हैं कि ऑन एवरी 32 वुमेन, ऑन द लैप्स ऑफ एवरी 32 मिनट अ वुमन गेट रेप्ड। इस तरीके के डाटाज के साथ क्या हम ऐसी संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं? तो क्या हम माने कि हमारी संस्कृति के दिखाने के दांत कुछ और थे और खाने के कुछ और? लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी 2 मिनट के लिए चलना चाहें तो रामायण तो हमारे सब लोगों के जीवन के साथ, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, बंधी हुई है। तो जब रामायण काल में जब राम को वनवास होने लगा तब पूछा गया कि जब राम जी तो वनवास पर चले जाएंगे तो उनकी एब्सेंस में इस सिंहासन पर कौन रहेगा? तो गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि यदि सीता माता चाहें तो वो इस सिंहासन को संभाल सकती हैं। लेकिन उसके बाद फिर कैसी डेवलपमेंट हुई आप सभी जानते हैं। आप सभी ने महाभारत को पढ़ा होगा। महाभारत में जब द्रौपदी कहती हैं कि मैं अपने केश, अपने कुंतल खुले रखूंगी जब तक कि अमुक व्यक्ति का जो है रक्त मुझे ना मिल जाए, तो आपको क्या लगता है वहां किसी नारी ने अपने नारित्व के हनन के बारे में कोई बात की थी? जी नहीं। उस वक्त कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये आह्वान रहा कि अधर्म पर धर्म की स्थापना होनी चाहिए।
गार्गी, मैत्रेय, ऐसे बहुत से नाम मैं यहाँ गिना सकती हूँ जो हमारे पुरातन काल में ऐसी महिलाएं रही हैं। ब्रह्म तर्पण की जब बात होती है तो ब्रह्म तर्पण में ये लिखा गया है 20 ऋषिकाओं के ऐसे नाम हैं कि यदि आपने उन 20 ऋषिकाओं के नाम अगर नहीं लिए तो आपका ब्रह्म तर्पण भी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें कि ऋग्वेद में इंद्राणी ने कहा कि चाहे यज्ञ हो या युद्ध हो, मैं दोनों में ही आगे रहकर चलती हूँ, मैं आगे रहकर काम करती हूँ। राजा खेल की पत्नी थी, विश्वला उनका नाम था। उन्होंने जब युद्ध में उनको चोट लग गई तो उनका पैर लगभग ना काम करने लायक हो गया। वो एक तरीके से डेड टिश्यूज इस तरीके की उनको चोट आ गई थी। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने एक नकली पैर उस जमाने में लगाकर फिर दोबारा से वो युद्ध भूमि पर आ गई। तो इस तरीके की हमारी सभ्यता और संस्कृति रही। हमने कभी भी महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी के लिए किसी मुद्दे के लिए, जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे पर बात करना हम लोगों की सभ्यता में कभी था ही नहीं। और यदि सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी की स्थापना अगर किसी ने हमारी इस सभ्यता संस्कृति में की है तो मैं कहूँगी कि शिव ने की है। जब शिव से पूछा गया कि शक्ति के बिना आपका क्या मोल है, तो शिव ने कहा कि शक्ति के बिना तो मैं शून्य हूं, और जब शक्ति ना हो तब मुझे ढूंढने के लिए तुम शमशान में आना। तो इस तरीके से महिलाओं को हमारी सभ्यता और संस्कृति ने लेकर चला है और हम लोगों ने अर्धनारीश्वर के रूप को विश्व को दिखाया। और हमने ये माना है कि वुमेन और मैन कभी भी एक दूसरे के लिए काउंटर फाइल नहीं करते। They are not contradictory to each other. They are just supplement each other. वो एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अलग बात है कि आज बहुत से एस्पेक्ट में हम वेस्टर्न कंट्रीज से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावित महसूस करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 19वीं शताब्दी तक, अप टू 19th ऑफ सेंचुरी, उन लोगों ने अपनी वुमेन्स को इवन राइट टू वोट नहीं दिया था। अब देखिए कि महिलाओं को ये अधिकार तो था कि वो उनके बच्चों का लालन पालन करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके खाने में कितना नमक डालना है कितना नहीं डालना, ये सब अधिकार तो उनको दिए गए थे। लेकिन राइट टू वोट वेस्टर्न कंट्रीज ने 19th सेंचुरी में देना शुरू किया। इवन यूएस में भी 1918 में वो वोटिंग राइट उनके पास आते हैं। लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए जब इस बात पर चर्चा के लिए वो विषय रखा जाता है कि महिलाओं को राइट टू वोट दिया जाए या ना दिया जाए, तो ये एक ऐसा प्रोविजन था जिस पर किसी तरीके की कोई बहस नहीं हुई। यानी कि बिना किसी बहस के ये मान लिया गया भारतीय संविधान में कि एडल्ट फ्रेंचाइजी रहेगा और वुमेन्स को भी वोटिंग राइट रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजें आती हैं जब आप उस सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं तो उसका अफेक्ट हमेशा सामने आता रहता है। अब आपको ये लग सकता है कि आखिर मैंने हिंदू धर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही क्यों दिए, तो उसका भी एक कारण है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हिंदू धर्म है वो अपने आप में कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। और संस्कृति है इसीलिए मैं कहूंगी कि भारत का धर्मनिरपेक्ष होकर चलना या धर्म सापेक्ष होकर चलना ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक देश तो क्या, एक संवाद भी कभी संस्कृति निरपेक्ष होकर नहीं चल सकता। मुझे भी अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत से एग्जाम्पल देने पड़े, और चाहे तो हमारे बाकी और धर्मों में भी इस तरीके की बातें कही गई हैं। अब बात आती है जेंडर इक्वालिटी से आगे अगर हम चलते हैं मोरालिटी की तरफ। आखिर मोरालिटी की जरूरत क्या है, नैतिकता की जरूरत क्या है, नैतिकता आखिर ऐसी क्या चीज है? क्योंकि आजकल जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं और भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत सी जजमेंट्स जो आ रही हैं, चाहे आपकी 377 की जजमेंट हो या 497 पर दी गई जजमेंट हो, यहाँ कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी की बात होने लगी है, व्यक्तिगत नियमों की बात होने लगी है। आपको यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी प्रस्तावना की तरफ, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने सभी ने प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही होगा, उसका एक बहुत ही गोल्डन वर्ड जो मुझे बहुत पसंद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप देखिए कि कैसे कंसेप्चुलाइज किया गया है। वहां पर आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया ये नहीं बोला गया है, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को रखकर हमारी चाहे जुडिशरी है या पार्लियामेंट है या हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है या प्रेस ही क्यों नहीं है, इन सारे बाकी लिम्स को कहीं ना कहीं एक मैंडेट दिया गया है कि जब भी आप बात करें आप वी द पीपल ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में बात करें। लेकिन दिक्कतें कहाँ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं जब इवन जुडिशरी भी सिटीजन के राइट्स के लिए ज़्यादा
ज्यादा काम करने लगती है और सिटीजन में भी एंड इंडिविजुअल सिटीजन की फेवर में जब काम करने लगती है। अब फिर से मैं उसी बात पर आऊंगी कि जेंडर इक्वालिटी के बाद अगर हम नैतिकता की बात करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी, तो नैतिकता की बात हमें इसलिए करनी पड़ती है, जैसे आपने कभी किसी मकान को देखा होगा बनते हुए, तो उसमें भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन एक स्टेज पर किया जाता है। भूमि पूजन हम तब करते हैं जब उसकी फाउंडेशन बन रही होती है। संस्कृति का कहीं ना कहीं जो आहुति है उसमें दी जाती है और फाउंडेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नैतिकता की जहां तक बात है, और मैं 497 की जजमेंट जो जोसेफ शाइने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है, मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ी होगी। तो मोरालिटी और नैतिकता की बात मैं इसके रेफरेंस में जो कर रही हूं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आजकल व्हाट्सएप पर जैसे ही दिवाली आने लगती है उसके बाद व्हाट्सएप पर एक जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगता है। उसमें एक मैसेज ये सर्कुलेट होने लगता है कि सीता माता जब रावण के दरबार में थी उस वक्त उनका बिना किसी प्रॉब्लम के राम को मिल जाना, यानी कि उनके साथ कुछ भी ऐसा बलात् ना होना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रावण का कैरेक्टर बहुत अच्छा था और हम भी उसे आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि रावण कितने भी बड़े भी पांडित्य से भरे हुए रहे हों, पर वो शून्य उसी दिन हो गए जिस दिन वो सीता का अपहरण कर कर अपने दरबार में लेकर आ जाते हैं। और अगर आप सभी ने रामायण को बचपन में, हो सकता है आपने ना देखा हो, क्योंकि मेरे बचपन में मैंने रामायण को देखा था जो टीवी सीरियल में आया था, और इसके अलावा उसके बारे में लिखा भी जाता है कि सीता जो है, जब कभी भी रावण ने उनके तरफ बलात् कोई ऐसा कार्य करने की या कोई ऐसा स्टेप लेने की जरूरत समझी, तो सीता ने एक घास का पत्ता जो है, घास का पत्ता भी नहीं बल्कि एक छोटा सा तृण जिसको मैं कहूंगी, एक वो उठाकर उसकी ओट वो ले लेती थी। और उसकी ओट ऐसी थी कि यदि रावण चाहते कि मैं सीता को किसी तरीके का कोई बलात् नुकसान पहुंचाऊं तो उनका खुद का सर 10 टुकड़ों में विभाजित हो जाता। आपको क्या लगता है उस कुश की पार थी क्या? ये जो पावर थी वो कुश की या उस तृण की नहीं थी, वो सीता के सतीत्व की पावर थी। अब सीता के सतीत्व में आखिर ऐसी पावर आई कैसे? क्या आपको लगता है कि संभव है नैतिकता के बिना इस सारी पावर्स को लेके आना? क्या आप सबने, मैंने अपने बचपन में, मेरे पाठ्यक्रम में, मेरे सिलेबस का पार्ट था। बाद में फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमें अपनी संस्कृति को सिलेबस का पार्ट बनाने में बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। हम अपनी संस्कृति को अपने सिलेबस का पार्ट क्यों नहीं बना पाते, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी अखबार पढ़ते होंगे। लेकिन उस वक्त शायद जब मैंने तीसरी चौथी कक्षा की परीक्षा दी, या मेरा जो सिलेबस था उसमें एक कहानी थी, उसमें कहानी थी सती सावित्री की। सती सावित्री जो यमराज से अपने पति के प्राणों को लेकर वापस आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सती के सतीत्व में इस तरीके की पार थी? अब ये चाहे माइथोलॉजिकल कहानियां हो या सच्ची कहानियां हो, लेकिन जब आपका बचपन इस तरीके की कहानियों से फेड होता है, आपको जब घर में भोजन के साथ साथ इस तरीके की संस्कृति भी, मैं इंजेक्ट वर्ड यूज नहीं करूंगी, लेकिन जब उसका शेल्टर, उसका आश्रय आपको दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नैतिकता का फूल, नैतिकता का बीज आप में पनपने लगता है और नैतिकता से चरित्र आता है। अब आपको लगेगा कि चरित्र की आवश्यकता क्या है? हम लोग सब एक ह्यूमन बॉडी लेकर पैदा हुए हैं, हमें एक 60-65 या 70-80 साल का जीवन दिया गया है, हमें अपने बायोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंगली इस जीवन को जीना चाहिए, उसके बाद हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि नैतिकता से चरित्र बनता है और चरित्र बनने से आपको अपने छोटे छोटे कार्य करने में भी बड़ी हेल्प रहती है। आखिर चरित्र से आता क्या है? चरित्र से सबसे ज्यादा आपके अंदर शांति आती है, क्योंकि जब आपके पास नैतिकता नहीं होती, जब आपका चरित्र हीन होते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब तरीके की व्याकुलता तो चलती रहती है। ऐसी किसी की आत्मा नहीं होती जो वापस आने के बाद आपको धिक्कारती नहीं। हाँ, आप अपनी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुलझी हुई आत्मा जो आपको ईश्वर ने दी थी, यदि आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वो कोने में बैठी हुई किसी बुढ़िया सी जान पड़ेगी जो आते जाते बस बड़बड़ाती है, जिसकी आप सुनते नहीं। लेकिन जब आप उसकी सुनने लगते हैं, जब आप उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर बोलते हैं, तो नैतिकता और चरित्र आपके अंदर हर रोज वो नैतिकता और चरित्र आपके अंदर बढ़ने लगता है। यदि आप सबने मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा गीता का प्रथम श्लोक।
गीता के प्रथम श्लोक में आप देखते हैं कि धृतराष्ट्र की व्याकुलता जाहिर होती है। वहां पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। वो क्या करते हैं कि वो संजय को लेकर बैठ जाते हैं। संजय से पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायु युद्ध सभा ममाख्या पांडवा के वाक्य मकुर्वत संजया। क्या व्याकुलता है, आखिर व्याकुलता है क्यों? महाभारत से जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों लोग थे, उनको तो किसी को व्याकुलता नहीं है। धृतराष्ट्र इसलिए व्याकुल हैं क्योंकि धृतराष्ट्र अधर्म की तरफ खड़े हैं, धृतराष्ट्र अनैतिक हैं। ये व्याकुलता उनसे चाहे भी तो जाती नहीं। अब मैं ये सारी बातें 497 सेक्शन से रिलेटेड है या नहीं है, ये यहाँ सारी बातें लॉ स्टूडेंट्स के सामने क्यों कर रही हूँ? लॉ स्टूडेंट्स के सामने इसलिए कर रही हूँ, मुझे समय का प्लीज बता दीजिए। आप देख रहे हैं अभी है, मुझे बता दीजिए। जो मन संचालक होते हैं उनके पास वही पार होती है जो यमराज के पास होती है। दो ही लोग बता सकते हैं कि आपका समय खत्म हो गया है। खैर, इन्होंने कहा कि मेरे पास समय है। तो चलिए, समय है तो अब थोड़ी सी वकालत भी कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा गुजारा इसी से चलने वाला है। हाँ, साधना चैनल पर तो हम लोगों को जाना नहीं है। अब तक बताई हुई मेरी किसी भी बात का प्रयोग साधना चैनल के लिए तो हो सकेगा, लेकिन आप लोग जब कोर्ट में खड़े होंगे कहेंगे एक सेमिनार में गए थे, उन्होंने 15 मिनट का हमारा टाइम लिया, शी स्पोक ऑन ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट इन द लॉ। तो ऐसा भी होता है। तो जब 497 सेक्शन आई होप कि मुझे पता चला बाहर कि आप सब लोगों ने बड़ी तैयारी की हुई है, तो मेरे ख्याल से वो सारी जजमेंट आपने 497 सेक्शन पर, जिस पर मैं और ऐश्वर्या मैम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वो सब आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ। पढ़ी हुई है, सब लोगों ने पढ़ी हुई है। तो 497 सेक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एडल्ट्री को डील करता है। एडल्ट्री, आप देखिए कि ये सेक्शन कब बना था। 1860 में 1860 में इस सेक्शन को लाया गया और लॉर्ड मैकॉले जो हैं 1860 में जब उन्होंने इंडियन पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, तो उन्होंने कहा कि एडल्ट्री को इंडियन पीनल कोड में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड मैकॉले ने जब ये कहा, और मैंने इस बात के बारे में जब पढ़ा तो मुझे ध्यान आने लगा लॉर्ड मैकॉले का एक लेटर जो उन्होंने लिखा है, और बहुत अच्छे से व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे से वो डील भी हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि भारत को खत्म करना हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म किया जाए। तो जब मैंने इसे पढ़ा कि लॉर्ड मैकॉले ने एडल्ट्री को ये कहा है कि एडल्ट्री भारत में इस पर कोई लॉ नहीं बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके पूर्वाग्रह, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इस सब चीज़ों में नजर आने लगे। बाद में खैर ये रहा कि उन्होंने कुछ लॉजिक्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको तो इस सेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो आराम से लॉ जो है अपने हाथ में ले लेंगे और उनको जो करना है कर लेंगे। और जहां तक लोअर कास्ट की बात है, उनके घर में अगर एडल्ट्री या इस तरीके का कोई ऑफेंस होता है तो उनके घर से एक ऐसा मेंबर चला गया जिसका उसके घर में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां पर मैनर लॉस है। तो अगर वो वुमेन उनके घर में वापस आ जाती है तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड बिकॉज वो इस तरीके के स्टेटस से बिलोंग करते हैं, इस तरीके के पुअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं कि इफ दैट पर्सन इज कॉम्पनसेटेड फॉर द सर्विसेज व्हिच वाज अदरवाइज गिवन बाय द वाइफ टू हिम, देन आल्सो ही विल बी हैप्पी विद दैट। तो आप देखिए कि यहाँ पर उस वक्त एडल्ट्री को फर्स्ट ड्राफ्ट में नहीं लाने के पीछे उनके दो रीजन रहे, लेकिन इन रीजंस के बाद जब उस ड्राफ्ट को फाइनल किया गया तब ये रहा कि नहीं, इस एडल्ट्री के सेक्शन को इंडियन पीनल कोड में लाना चाहिए। और जब लाते हुए उन्होंने 1860 में ये बात कही कि अगर हमने इस सेक्शन को नहीं लाया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉलेसनेस आ जाएगा, असैसिनेशंस होने लगेंगे, मर्डर्स होने लगेंगे, पॉइजनिंग होने लगेगी, इसलिए इसको लाना चाहिए। 497 की जो कंप्लीट जजमेंट है, इट्स रनिंग इन मोर देन 100 पेजेस।
अब उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्यों 497 को अलग किया गया, हटाया गया स्टैचू बुक से, वो उसमें उन्होंने मेनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में पैट्रियार्कल इन इट्स इफेक्ट है। ये जजमेंट पहली जजमेंट मुझे लगी जिसमें सेक्शन 198 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बहुत ज़्यादा डील किया गया है। सेक्शन 497 में ये है, मेरा मतलब है कि इस जजमेंट से पहले सेक्शन 497 में ये था कि यदि कोई किसी की पत्नी के साथ किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो जो ऑफेंडर है उसके ऊपर उनके पति जो है वो केस डाल सकते हैं, लेकिन पत्नी के ऊपर कोई केस नहीं डाला जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट थिंकिंग इस केस में जो लाने की कोशिश की गई है उसको वहां लाने की कोई एज सच कोई जरूरत नहीं थी। 497 अपने आप में एक ऐसा सेक्शन था जिसमें वुमेन को कहा गया कि इनको तो प्रोसिक्यूट ही नहीं किया जा सकता, नीदर एज एन अबेटर नोर एज अ कॉन्स्पिरेटर और एज एन अकम्प्लिस। उनको तो पहले से क्लीन चिट दे दी गई जो मैरिड वाइफ है, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जो ऑफेंडर है, जो मेल है, जिन्होंने ये ऑफेंस वाइफ के साथ कमिट किया है, सिर्फ उसके खिलाफ केस चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट आने लगा। और अगर आप इसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 198 आप सभी ने पढ़ा होगा, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीजर टू डील विद ऑफेंसेस व्हिच आर कवर्ड अंडर चैप्टर 20 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कंप्लेंट है एडल्टरी की कंप्लेंट, दैट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द हस्बैंड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को बहुत वाइडली क्रिटिसाइज, उनका जो क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि ये राइट एडल्टरी की कंप्लेंट सिर्फ हस्बैंड ही फाइल करेंगे, अगर ऐसा मान लिया जाए तो समहाउ आप ये दिखा रहे हैं एज इफ यू हैव प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन योर वाइफ एंड बिकॉज योर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इज वायलेटेड बाय सम XYZ एंड देयरफॉर यू आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द थर्ड पर्सन वेयर इन योर वाइफ इज नॉट इवन एन अबैटर। कोर्ट कहता है ये पैट्रियार्कल थिंकिंग है और इस पैट्रियार्कल थिंकिंग के कारण इस सेक्शन को बनाया गया था। जबकि 1860 की किसी भी वजह, चाहे वो लॉर्ड मैकॉले का आप जो है डिस्कशन देखें या और बाकी लोगों का जो उस ड्राफ्ट को बनाने में रहे हैं, वहाँ कहीं भी पैट्रियार्कल थिंकिंग की कहीं बात आती ही नहीं। बट एनीवे जब जजमेंट दिए जाते हैं तो उस वक्त जो सिनेरियो दिखाया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो 497 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 because there is no concept of right to equality running in this section। क्यों उन्होंने बोला ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? उनका कहना है कि राइट टू इक्वालिटी इसलिए नहीं है कि एक हस्बैंड को तो राइट है कि वो अपनी वाइफ के पैरामर के अगेंस्ट केस डालें, लेकिन ऐसा ही इक्वल राइट वाइफ को नहीं दिया गया है। अब उसके पीछे ना देने की वजह वही है जो कहीं ना जो 497 सेक्शन को बनाते हुए रही। उन्होंने कहा कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो फ्रांस या इंग्लैंड की महिलाओं की स्थिति जैसी नहीं है, वो पहले ही बड़ी डिप्राइव्ड सिचुएशन में रह रही हैं। इसलिए अगर हमने उनको क्राइम में बेटर बनाया देन इट विल गिव अनदर डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने वाइफ को अबेटर भी डील नहीं किया। और दूसरी तरफ से अगर वो जो हस्बैंड के साथ अगर किसी लेडी ने एडल्टरी की है उसको पनिश करने की राइट अगर वाइफ को दे देते हैं, देन आल्सो एक वुमेन जो है फिर से डॉक में आती हैं। इसलिए दोनों तरफ से उनको बचाने के लिए आर्टिकल 14 का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखा, इट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन देखें, ऑफ कोर्स आप सभी लॉ स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट cannot be done in this country as per the constitution, but classification can be there, and it's another thing that classification has to justify itself on two grounds. First, that whatever the differentia you are giving, that should be reasonable one, and there must be a nexus between the reasonable differentia done and the object which you wish to achieve. At that time when this section 497 was given, महिलाओं को नहीं लेने के पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि उनकी स्थिति इतनी डिप्राइव्ड थी कि बड़ा मुश्किल था उनके ऊपर किसी तरीके का और फर्दर बर्डन डालना। इसीलिए एक अलग से ये क्लासिफिकेशन किया गया। जबकि 1860 में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आर्टिकल 14 की ऐसी कोई बातें नहीं थी। बट फाइनली इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई ऐसा लॉ विच डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द जेंडर्स, जेंडर न्यूट्रल लॉ को तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जेंडर न्यूट्रल लॉ अगर नहीं है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए कोई बना दिया गया है, तो वो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया जा सकता है। आई हार्डली हैव 1 मिनट। एक सबसे जो मुझे लगता है इस जजमेंट में जो आई वुड से कि टोटल लॉस जहां पर हुआ है वो हुआ है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है 497, जहां तक 14 और 15 की बात थी, 14 और 15 को तो पार्लियामेंट डील कर लेता। अभी हम लोग जो भी आपको पता है लॉ कमीशन बनते रहे, 42nd लॉ कमीशन आया, 156 लॉ कमीशन आया, उसके बाद जस्टिस मलिमत की कमेटी की रिपोर्ट आई 2003 में। उन सब की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली उनमें से किसी ने नहीं कहा कि 497 को आप रिडंडेंट कर दें या 497 को आप स्टैच्यू बुक से रिमूव कर दें। उन सभी ने कहा कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए और जेंडर न्यूट्रल बना के एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इसको रखा जाए। बट हमारी पार्लियामेंट की एक आदत है कि वो चीज़ें आती रहती हैं, उसको आराम से रखकर बैठे रहते हैं और फाइनली फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही उसमें सब चीज़ों को देखना होता है। यहाँ थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, शाहबानो का जो केस है, शाहबानो का केस होता है, उसके बाद डैनियल लतीफ़ी का केस होता है, उसके बाद लिली थॉमस का केस होता है, उसके बाद सल्ला मुदगल का केस भी आ जाता है। जस्टिस कुलदीप नैयर कहते रहते हैं कि आपको आर्टिकल 44 में देयर इज अ मैंडेट ऑन यू दैट यू शुड फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इज देयर, जुडिशियल मैंडेट इज देयर, देन आल्सो आवर पार्लियामेंट इज स्लीपिंग। और हमारे पार्लियामेंट ने, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 4 जजमेंट बीच में आई सुप्रीम कोर्ट की। इस जजमेंट को देने से पहले हमेशा उन्होंने हार्प किया कि यस दिस मैटर, दिस केस, दिस 497 इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, बट दे सेड दैट समहाउ we can only see the constitutionality of the section, but so far the policy is concerned, the policy is required to be considered by the parliament and not by us। लेकिन इस तरीके की चीजों को जब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये भी कह दिया 14, 15 तो एक अलग बात है, उसको पार्लियामेंट चाहता तो किसी तरीके से अंडू कर लेता, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया सेक्शन 497 इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज द पार्ट ऑफ Article 21. Because I don't have time, so I won't conclude it where I wanted to land after this. I wish to raise some objection vis-a-vis to saying that sexual autonomy is the part of Article 21, because the problem is it is giving rise to some other problems which are there in the case of D. Veluswamy, and there is no, both the judgments are of Supreme Court, but they are not at par with each other. So I hope that in interaction session we will talk on all these pending issues.